हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है क्लास 9 का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 10 जो कि है सर्कल्स। इस चैप्टर में हमने अभी तक थोड़े दो तीन टॉपिक्स कवर किए थे, दो तीन थ्योरम्स भी कवर किए थे। बेसिक जो फर्स्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था उसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज पढ़े थे। फिर प्रीवियस लेक्चर में हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर के बारे में दो थ्योरम्स भी देखे थे, एक दूसरे का कन्वर्स थे दोनों थ्योरम्स, और उस पर कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। बेसिकली लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि परपेंडिकुलर किसी भी सर्कल के सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर बनाएंगे तो वो कॉर्ड जो होगा वो बाइसेक्ट हो जाएगा, यानी दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो प्रॉपर्टी थी, हमारे थ्योरम था जो हमने प्रूव भी किया था, उस पर एग्जाम्पल्स भी किए थे। आज की क्लास में अपन थोड़ा सा और स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं, एक दो नए टॉपिक्स इनफैक्ट पढ़ने वाले हैं आज। एक तो है सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। बट ये सिलेबस में नहीं है, तुम्हारे करंट सिलेबस में रिड्यूस किया गया है, तो अगर तुम इसको नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन तुम्हें आगे तो काम आने ही वाला है, इसलिए मैं ये भी चीज पढ़ा के आगे खत्म करने वाला हूँ। ठीक है, तो सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स ये एक कंसेप्ट है। एंड एक और कंसेप्ट क्या है आज जो मैं कवर करने वाला हूं, वो है डिस्टेंस ऑफ इक्वल कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। जैसे कि याद होगा एक थ्योरम हमने बहुत पहले पढ़ा था स्टार्टिंग के लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में, इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, तो वो एक थ्योरम पढ़ा था। अब हम लोग इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, डिस्टेंस ऑफ इक्वल कॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर, मतलब दो जो कॉर्ड्स है जिनकी इक्वल लेंथ है, उन दोनों का जो सेंटर से जो डिस्टेंस रहेगा वो भी इक्वल रहेगा। तो वो मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी आगे नेक्स्ट के लिए। पहले अभी स्टार्ट करते हैं सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, देखो नाम में लिखा है सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। तो चलो एक चीज इमेजिन करो, जैसे मैं बोल रहा हूं, सबसे पहले अपन एक पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं। सपोज ये एक पॉइंट है ए, ठीक है, इस ए पॉइंट से कितने सर्कल को पास करा सकते हो, तो एक ऐसा सर्कल बना लो, ठीक है, एक ऐसा सर्कल बना लो, या फिर तुम्हें अगर चाहिए तो एक ऐसा सर्कल बना लो। ठीक है, तो एक पॉइंट से पास होने वाले कितने सर्कल ऐसे बन सकते हैं, तो अगर सोचोगे तुम्हारे पास इनफाइनाइट सर्कल्स मिलेंगे। ठीक है, एक पॉइंट से पास करने वाले से इनफाइनाइट सर्कल्स मिलेंगे। चलो तो एक से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा दो पॉइंट लेते हैं ए एंड बी। ठीक है, ये ए एंड बी से पास होने वाले फिर कितने सर्कल्स बनेंगे, चलो देखते हैं। एक तो ऐसा कुछ बनेगा, फिर एक ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। तो देख सकते हो वापस से तुम जितने चाहे उतने सर्कल्स बना सकते हो दो पॉइंट से। तो एक पॉइंट से भी इनफाइनाइट सर्कल्स मिलेंगे, इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे। ठीक है, इनफाइनाइट सर्कल्स पासिंग थ्रू 1 पॉइंट सर्कल्स। सिमिलरली दो पॉइंट से भी इनफाइनाइट सर्कल्स पास करेंगे अगर बस दो पॉइंट्स दिए हैं। तो इसका मतलब कि एक और दो पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल्स पास होने वाले। लेकिन अगर मैं 3 पॉइंट से सर्कल बनाता हूं, जैसे कि ये 3 पॉइंट्स है और ये 3 पॉइंट से सर्कल बनाने की कोशिश करता हूं जो तीनों पॉइंट से पास हो, तो हर बार मुझे एक पर्टिकुलर, एक यूनिक, बस एक ही सर्कल आएगा जो कि इन तीनों पॉइंट से पास कर रहा है, ए बी एंड सी। ठीक है, ये ए बी एंड सी से पास करने वाला है, 3 पॉइंट्स से पास करने वाला है, हमेशा एक यूनिक सर्कल मिलेगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो तीनों जो पॉइंट्स है वो तीनों कोलिनियर यानी एक लाइन में नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर एक लाइन में होगा तो अगर तुम सर्कल बनाने जाओगे तो इन तीनों पॉइंट से पास करा सकते हो क्या कोई सर्कल, कोई पॉसिबल ही नहीं होगा। अगर तुम एक सर्कल बनाओगे तो वो तीसरा जो पॉइंट रहेगा तुम दो पॉइंट से तो पास कर लोगे, जो तीसरा जो पॉइंट रहेगा वो आइदर अंदर रहेगा, अगर तुम ऐसे सर्कल बनाते हो तो आइदर वो बाहर रहेगा। ठीक है, तो ऐसा कोई एक पर्टिकुलर सर्कल नहीं बना सकते जो ए बी एंड सी तीनों पॉइंट से एक साथ पास करे। ठीक है, दो पॉइंट से बना सकते हो, लेकिन 3 पॉइंट्स से अगर 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो 3 कोलिनियर पॉइंट से कोई भी एक यूनिक सर्कल नहीं बनता है, नो सर्कल फॉर्म। लेकिन अगर तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है तो एग्जैक्टली एक ही सर्कल आएगा, 1 सर्कल एग्जैक्टली। तो ये जो मैंने डायग्राम्स बनाए इससे तुम्हें याद रहना चाहिए। ठीक है, कि अगर कोई भी सर्कल पास, कोई भी एक यूनिक सर्कल बनाना है तो उसके लिए हमारे पास 3 पॉइंट्स होने चाहिए मिनिमम। ठीक है, उससे ज्यादा भी होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन 3 पॉइंट से क्या होगा, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर नहीं होने चाहिए, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक यूनिक सर्कल बनेगा। ऐसा कैसे बोल सकते हैं हम लोग, तो एक चलो काम करते हैं, मैं ए बी और ए सी को ज्वाइन कर देता हूं। ठीक है, और अगर ए बी और ए सी को ज्वाइन कर दिया तो इसका
अब सोचो, याद होगा तो मैंने थ्योरम बताया था लास्ट क्लास में कि अगर हमारा सेंटर जो होता है, सेंटर से अगर परपेंडिकुलर बनाते हैं किसी भी कॉर्ड पे तो वो बाइसेक्ट करता है। तो अभी उल्टी कहानी करते हैं, चलो। एक लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब यहाँ पे अगर एक लाइन है उसका मिड पॉइंट निकाल के, ये जो इसका मिड पॉइंट है इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है, एंड इसके परपेंडिकुलर कि इसके बीच में और इस लाइन के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो हर बार मैं क्या करूंगा, ये लाइन बनाऊंगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये एक लाइन बनी। सिमिलरली इसका भी मिड पॉइंट यहां पे आ रहा है तो ये भी डिवाइड करेगा, और यहां से भी अगर परपेंडिकुलर बनाएंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा। तो दोनों के जो परपेंडिकुलर्स है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट में मीट करेंगे, बस एक ही पॉइंट पे मीट कर सकते हैं, और वो जो पॉइंट रहेगा अपना क्या रहेगा, सेंटर O। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर देखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये जो लाइन एंड ये जो लाइन, और दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो सेंटर O आ रहा है। अगर O को A के साथ ज्वाइन करूंगा तो रेडियस बन जाएगा, OB भी रेडियस बन जाएगा, OC भी रेडियस बन जाएगा, क्योंकि अपना O जो है वो सेंटर है। ठीक है, तो यही मैंने थ्योरम यहाँ पे लिखा है, इसको प्रूव भी करेंगे। देयर इज वन एंड ओनली वन दैट इज यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। प्रूव करते चलो। सबसे पहले जो डायग्राम ऊपर बना है मैं उसको और अच्छे से बनाता हूँ डायग्राम, देखना ध्यान से। यहाँ पे अगर 3 पॉइंट, चलो ऐसे कुछ अलग तरीके से मान लेते हैं। ये एक पॉइंट है A B C, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते सबसे पहले। ठीक है, ज्वाइन कर लिया। अब देखो मैं क्या करूंगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालूंगा, यानी इसको डिवाइड कर रहा है इक्वल हिस्सों में, और इसके परपेंडिकुलर है। ऐसी कोई लाइन बना ली मैंने। मान लो इस लाइन का इक्वेशन है PQ, मतलब इक्वेशन इस लाइन को मान लो ये PQ लाइन है। सिमिलरली इस लाइन, ये जो AB कॉर्ड है, इसका भी मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालूंगा। तो सबसे पहले मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। ऑफकोर्स इसको मैं बोल देता हूं D एंड इसको मैं बोल देता हूं E, क्योंकि यहाँ पे इसको भी डिवाइड कर रहा है। और अगर यहां से अगर लाइन बनाने जाओगे परपेंडिकुलर, ये देखो ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो इसको पूरा एक्सटेंड करते जाओ ऐसे कुछ। ठीक है, मान लो ये R है और ये S है। ठीक है, तो मैं कुछ कंस्ट्रक्शंस कर रहा हूं डायग्राम में। तो देखो ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, तो दोनों परपेंडिकुलर जो लाइंस है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। मान लो वो पॉइंट का मतलब वो पॉइंट का नोटेशन है O। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको OB को एंड OC को दोनों को ज्वाइन कर रहा हूं। ठीक है, OB एंड OC, एंड सिमिलरली OD को भी मैं डार्क कर लेता हूं क्योंकि आगे मुझे अभी काम आने वाला है उसका। अब देखते जाओ, तो हमारे पास अब देखो हमें ये प्रूव करना है कि ये 3 पॉइंट से एक ही पर्टिकुलर सर्कल पास करेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं 2 ट्रायंगल्स लेता हूं यहाँ पे प्रूफ में, 2 ट्रायंगल्स। कौन कौन से, इन ट्रायंगल OBD एंड ट्रायंगल OCD। तो ये 2 ट्रायंगल्स देखो, OBD OCD। अब ये 2 ट्रायंगल्स में तुम्हें ये प्रूव करना है कि पहले तो ये ABC से एक सर्कल मिल रहा है। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो देखो हमारे पास क्या क्या दिया है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास दी है BD इज इक्वल टू DC। ये तो बाइसेक्ट कर रहा है, ये तो उसी से मैंने स्टार्ट किया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बिकॉज D इज द मिड पॉइंट मतलब एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट है BC का। या फिर ऐसे ही बोल सकते हो कि PQ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक है, तो इस तरीके से भी तुम लोग एक्सप्लेन करना तो कर सकते हो। सेकेंड कंडीशन, अब ये परपेंडिकुलर हो तो ये भी परपेंडिकुलर, तो एंगल ODB इज इक्वल टू एंगल ODC। ठीक है, ईच 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से किया था कि ये परपेंडिकुलर है और ये बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो 2 चीजें हो गई। और क्या आप इक्वल कुछ बोल सकते हैं क्या, तो देखो एक और जो मिडिल जो कॉमन साइड है दोनों में, OD इज इक्वल टू OD विच इज द कॉमन साइड। तो देखते जाओ, ये हमारा साइड, एंगल, साइड। तो बाय SAS क्राइटेरिया हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ODB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल ODB, ये जो ट्रायंगल है। अब देखो यहाँ पे OD, यहाँ पे भी OD आना चाहिए, तो ट्रायंगल OD की जगह यहाँ पे OD लिखो। अब DB की जगह DC लिखो, तो DB की जगह DC है, देखो यहाँ पे BD DC। OD और D दोनों में D और D सेम होना चाहिए, खत्म। बाय SAS
कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, लिख लेना इसको अच्छे से। तो देखो अभी देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सीपीसीटी हम लोग बोल सकते हैं उसके बारे में कि अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, मतलब इक्वल रहेंगे। अब इक्वल रहेंगे तो कौन सी साइड की बात कर सकते हैं, तो देखो इसका फर्स्ट और इसका थर्ड लो, इसका फर्स्ट और इसका थर्ड लो, तो इंप्लाइज OB इज इक्वल टू OC, यानी OB और OC जो है दोनों की लेंथ क्या रहने वाली है, इक्वल। देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कल OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं इसका और इसका लेंथ हमने इक्वल प्रूफ कर दिया है बाय कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो ये और ये लेंथ इक्वल है। सिमिलरली अगर तुम दूसरे दो ट्राइंगल्स में करते हो, जैसे कि इसको भी मैंने ज्वाइन कर दिया और इसको भी मैंने ज्वाइन कर दिया, सिमिलरली इन ट्राइंगल OEA एंड, या फिर ऐसे लिख दो डायरेक्टली, सिमिलरली ट्राइंगल OEA इज कॉन्ग्रुएंट, तुम लोग ये प्रूव कर सकते हो OEA इज कॉन्ग्रुएंट टू OEB। ठीक है, OEB इंप्लाइज, या फिर ऐसे लिख दो यहाँ पे इंप्लाइज, क्या लिख सकते हो, OA इज इक्वल टू OB। तो देयरफॉर OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, यानी ये तीनों जो लाइन सेगमेंट्स हैं OA, OB, OC, ये तीनों क्या है, इक्वल है। और वो किसके बराबर इक्वल रहेंगे, तो वो रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर ही रहेंगे। हेंस हम लोग बोल सकते हैं कि देयर इज अ सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स A, B एंड C हुज सेंटर इज O। ठीक है, अब लेकिन हम लोग ये कैसे डिसाइड करेंगे कि वो एक ही सर्कल आएगा और सर्कल्स नहीं आएंगे, तो उसके लिए हम लोग एक इमेजिन करते हैं, चलो लेट देयर बी अनदर सर्कल विद सेंटर O डैश। तो देखो हम लोग मान लेते हैं एक और सर्कल है, ठीक है, अज्यूम कर रहा हूं मैं, लेकिन एक गलत होने वाला, मैं इसको गलत प्रूफ कर दूंगा। देखो हम लोग मान लेते हैं एक और सर्कल है, लेकिन जिसका सेंटर O नहीं है, O डैश है, तो यहां पे कहीं तो सेंटर आ रहा है। अब ये जो O डैश है, O डैश विल लाई ऑन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। देखो सोचो, ये दो A और AB और BC ये दो कॉर्ड्स है, तो ये जो सेंटर होगा वो इन कॉर्ड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ये जो PQ एंड RS जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स में, ब्रैकेट में PQ एंड RS। ठीक है, इन पे ही लाई करेगा। देखो O डैश विल लाई ऑन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स PQ एंड RS। बट देख सकते हो PQ एंड RS जो है वो एक ही पर्टिकुलर पॉइंट में मीट कर रहे हैं, O इंप्लाइज ये जो O डैश एक्चुअल में क्या है, तो O डैश एक्चुअल में O ही है। और अगर O डैश O है तो वो जो सर्कल बन रहा था वो दूसरा उसका सेंटर हो ही नहीं सकता, वो एक्चुअल में यही एक सर्कल है जो बन रहा है। सिमिलरली अगर O डैश O है तो O डैश A इज इक्वल टू O डैश B इज इक्वल टू O डैश C। अब O डैश O है तो वो OA, OB और OC के बराबर ही रहेगा। देयरफॉर ओनली वन सर्कल इज पॉसिबल। ठीक है, मोर देन वन सर्कल पॉसिबल ही नहीं है। अगर तुम अज्यूम भी कर ले तो कोई और सेंटर है, तो वो अपने आप बाय थियरी अपने आप प्रूव हो जाएगी कि ये जो सेंटर है वो एक्चुअल में इसी के साथ कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये थ्योरम से हम लोग बोल सकते हैं कि एक ही पर्टिकुलर सर्कल बनेगा जब तीन जो पॉइंट्स है वो नॉन कोलिनियर हो और वो सर्कल उनसे पास करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली यहां पे लिख देता हूं O इज इक्वल टू O डैश, ओनली वन सर्कल इज पॉसिबल। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक लिया है जो कि कंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल है। तो देखो गिवन एन आर्क PQ ऑफ अ सर्कल, तो सोचो मैं यहाँ पे डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं कि कैसा क्या दिया है उसने। एक सर्कल का PQ आर्क दिया है, तो आर्क का मतलब ये दिया है। ठीक है, और इस PQ आर्क से तुम्हें पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। कैसे करोगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करोगे, देखो यहाँ पे तुम लोग वर्ड्स में एक्सप्लेन खुद भी कर सकते हो, मैं चाहिए तो ऐसे डायग्राम में एक्सप्लेन कर रहा हूं, तुम लोग साइड बाय स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखना। सबसे पहले हम लोग लेट अस अज्यूम अ पॉइंट R ऑन PQ आर्क, ऑन आर्क PQ। अब फिर क्या करोगे, ज्वाइन PR एंड QR, तो इन दोनों को ज्वाइन करो।
तुम आर को कहीं भी अज्यूम कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आर कहीं भी होगा चलेगा, बस इस आर्क पे ही कहीं ना कहीं तो लाई करना है। ठीक है, तो अब याद होगा तो सर्कल का कोई भी सर्कल बनाने के लिए हमें उसका सेंटर चाहिए होगा। अब अगर सेंटर चाहिए, अब देखो यहाँ पे 3 पॉइंट भी मैंने बना लिए, तो इन 3 पॉइंट से एक यूनिक सर्कल निकाल सकते हो, बस एग्जैक्टली इसकी तरह। कैसे? तो क्या करो, ये जो पी आर है और ये जो क्यू आर है, इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाओ। जैसे कि यहां पे मिड पॉइंट लो, ठीक है, इसका एग्जैक्टली मिड पॉइंट एंड उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये तुम जब कंस्ट्रक्शन में सीखोगे तो तुमने सीखा होगा प्रीवियस क्लासेस में कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को कैसे बनाया जाता है। तो एक्चुअल में क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स में कंपास को लेते हैं, कंपास का नीडल किसी भी एक एज एंड पॉइंट पे रखते हैं और उसका लेंथ थोड़ा सा हाफ से थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं और आर्क बनाते हैं एक ऊपर में, ऐसे जो भी बन रहा है कहां पे भी बना लो ऐसे, और फिर यहां पे नीडल रखते हैं, फिर एक और आर्क, सिमिलरली सेम चीज नीचे भी और यहां पे भी ऐसे। अब क्या करते हैं, ये जो पूरा पॉइंट है इसको अच्छे से ज्वाइन करते हैं, मतलब रफ फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूं, तुम लोग प्रॉपर वैसे ड्रॉ करना अच्छे से, मैं उसको डॉटेड लाइन बनाना भूल जाता तो डॉटेड लाइन बना ले रहा हूं। तो ये जो डायग्राम बनाया मैंने, ये एक्चुअल में जो लाइन बनाई है वो एक्चुअल में क्या है, क्यू आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, कि इस क्यू आर के परपेंडिकुलर भी रहेगा और बाइसेक्ट भी कर रहा होगा। सिमिलरली तुम्हें पी आर का भी करना है, तो पी आर को भी क्या करोगे, इसका भी सेम नीडल आर पे रखो, इसका लेंथ कंपास का लेंथ हाफ से ज्यादा रखो और आर्क बनाओ। तो यहां पे ऐसा कुछ आर्क बना लो, फिर यहां पी पे रखो तो यहां पे भी आर्क बनेगा। सिमिलरली यहां पे एक नीचे भी ऐसी सेम चीज बनाओ, आर्क फ्री हैंड ड्रॉ करना हो तो एक बार समझ जाना जो भी बना रहा हूं, ठीक है। ऐसा कुछ बनेगा, खुद भी निकाल सकते हो तुम लोग। इन दोनों पॉइंट्स को मैं स्केल से ज्वाइन करूंगा और फिर इसको एक्सटेंड कर देते हैं ऐसे पूरा। अब इससे फायदा क्या हुआ, हमारा जो ये जो लाइन बने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, वो हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, क्योंकि दो लाइंस हमेशा एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, मोर देन वन पॉसिबल नहीं है। और वो जो अपना पॉइंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल। अब एक बार तुम्हारा सेंटर ऑफ द सर्कल आ गया है, अब तुम्हें किसको भी ज्वाइन करो, तुम चाहिए तो ओपी को ज्वाइन करो, ओआर को ज्वाइन करो, ओक्यू को ज्वाइन करो, और फिर उसके बाद कंपास को लो, कंपास का नीडल ओ पे रखो और उसका लेंथ प्रॉपरली ऐसे मैनेज करो ताकि वो क्यू पे एग्जैक्टली आके बैठे, या फिर तुम आर पे भी कर सकते हो, उसका जो पेंसिल है आर पे आके बैठे, या फिर पी पे आके बैठे। और एक बार तुम्हारा हो गया तो तुम बस सर्कल को कंप्लीट करो पूरा घुमा के कंपास को ऐसे करके। तो ऐसे तुम क्या कर सकते हो, ये जो एक पर्टिकुलर मेथड है इसको बोलते हैं कंप्लीटिंग द सर्कल यूजिंग कंस्ट्रक्शंस। तो ये कंस्ट्रक्शन में भी तुम लोग सीखोगे, ठीक है, तो इसमें भी तुम्हें ये सब चीजें आनी चाहिए। आगे कंस्ट्रक्शन में वापस से एक और चीज कवर करूंगा, लेकिन याद रखना आपसे ये, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल मेथड है कि अगर आर्क दिया है तो आर्क से तुम्हें सर्कल पूरा कंप्लीट कैसे करना है, ठीक है। एक और मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी है तुम लोग को नोट में, तो तुम लोग भी एक पॉइंट लिख देना। क्या होता है कि हमें पता है कि अब 3 पॉइंट से एक पर्टिकुलर सर्कल पास होगा, ठीक है। तो अगर 3 पॉइंट से एक पर्टिकुलर सर्कल पास होगा तो 3 पॉइंट से तुम ये भी बोल सकते हो कि यहां से एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। 3 पॉइंट से करस्पॉन्डिंग एक 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आफ्टर ऑल, तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो ट्रायंगल जो है वो पूरा का पूरा सर्कल के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई चीज बनती है, इफ ट्रायंगल ABC is such that ABC lie on a circle, ठीक है, कैसा ट्रायंगल ABC बनाया हमने, सच दैट ये जो तीनों जो पॉइंट्स है वो सर्कल पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। देन दिस सर्कल इज कॉल्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आगे बहुत जगह यूज होने वाला है, सर्कम सर्कल, ठीक है। सर्कम मतलब उसको जो ट्रायंगल को पूरा सर्कमसाइज कर रहा है, मतलब अंदर की तरफ वो ट्रायंगल बन रहा है कि पूरा ट्रायंगल को एनवेलोप कर रहा है, ठीक है। इट्स रेडियस, इसका जो रेडियस रहेगा सर्कल का, मान लो इसका सेंटर ओ है, तो ये जो रेडियस है ओ ए ओ बी ओ सी, इट्स रेडियस ओ ए ओ बी ओ सी इज कॉल्ड सर्कम रेडियस एंड इट्स सेंटर इज कॉल्ड, सेंटर को लिख दो O, इज कॉल्ड सर्कम
सेंटर। तो सब वही नाम है, सर्कम सर्कल मतलब वो सर्कल जो इस ट्रायंगल को एनवेलोप कर रहा है, सर्कम रेडियस मतलब उस सर्कम सर्कल का रेडियस, सर्कम रेडियस, और सर्कम सर्कल का जो सेंटर है यानी ओ, वो सर्कम सेंटर रहेगा। तो ये तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि करंटली अभी तो तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये टॉपिक हटाया गया है, लेकिन फर्दर जो आगे मैथमेटिक्स जब पढ़ोगे तुम एडवांस मैथमेटिक्स, तो उसमें ये सब चीजें इन्वॉल्व रहने वाली है, तो इसलिए भूलना नहीं है ये चीज। ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जो सर्कल के अंदर है, तो उस सर्कल को बोलेंगे सर्कम सर्कल। लिख लो इसको अच्छे से नोटबुक में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है डिस्टेंस ऑफ इक्वल कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। पहले इतना लिखो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डिस्टेंस ऑफ इक्वल कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं एक चीज इंपॉर्टेंट बता दूं कि किसी भी पॉइंट से अगर किसी भी लाइन तक का डिस्टेंस अगर लेने बोल रहा है, तो याद रखना वो डिस्टेंस कोई भी रैंडम डिस्टेंस नहीं होता है, वो डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेना है। जैसे कि यहाँ पे अगर हमारे पास एक पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, और ये पी पॉइंट से तुम्हें ये एबी लाइन का, एबी जो लाइन है उससे, उस पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस मेजर करना है। तो ये सब जो डिस्टेंसेस है, आड़े टेढ़े डिस्टेंस, ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर उसने बोला है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द लाइन, तो तुम्हें हमेशा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेना है। यही मैंने यहाँ पे लिखा, देखो द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर पीएम। तो ये जो पी पॉइंट है और ये जो पीएम जो लेंथ है फ्रॉम अ पॉइंट पी टू द लाइन, टू अ लाइन ए बी, तो ये पॉइंट पी का इस लाइन ए बी से ये जो पीएम का जो लेंथ है इज द डिस्टेंस ऑफ अ लाइन ए बी फ्रॉम अ पॉइंट पी। तो इस लाइन ए बी का इस पॉइंट पी से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है। तो याद रखना हर बात में परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करनी है। क्वेश्चन में ये सब लिखा नहीं रहेगा कि डिस्टेंस परपेंडिकुलर है या नहीं है, वहां पे बस लिखा रहेगा डिस्टेंस वो पॉइंट पी फ्रॉम अ लाइन ए बी, ऐसे कुछ। तो उस टाइम परपेंडिकुलर लेना है, इतना याद रखना है। क्यों? क्योंकि अभी नेक्स्ट जो पहला थे अपन अभी दो थ्योरम जो करने वाले हैं उसमें बहुत यूज होने वाला है। तो देखो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, तो एक डायग्राम बना लेते हैं एक सर्कल का, ठीक है, जिसमें दो कॉर्ड्स मान लेते हैं। चलो ए बी एक कॉर्ड है, ठीक है, एंड एक और कॉर्ड मान लेते हैं, चलो सी डी एक कॉर्ड है। दोनों का लेंथ जो है वो इक्वल है, ठीक है। तो गिवन में क्या है, दो कॉर्ड्स है, इक्वल कॉर्ड्स बोले हैं, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी। सेंटर मान लो इसका ओ है, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंट ये जो सर्कल में लिखा है इसके लिए अभी के लिए हॉल्ट रखो, मैं बताऊंगा लास्ट में, एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अभी के लिए पहले बस ये जो बिना ब्रैकेट में जो लिखा है वो समझते हैं। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, यानी इसका इससे डिस्टेंस जब निकालूंगा एंड सिमिलरली इसका इससे डिस्टेंस जब निकालूंगा, सपोज ये P है और ये Q है, ठीक है, तो हमें टू प्रूव, वो क्या बोल रहा है, इक्वी डिस्टेंट। तो इक्वी डिस्टेंट का मतलब दोनों का सेंटर, ये जो सेंटर है सर्कल का, ये सेंटर जो सर्कल का है O, उन दोनों का डिस्टेंस सेंटर से इक्वल है, यानी टू प्रूव OP इज इक्वल टू OQ। तो ये मुझे प्रूव करना है कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या है, इक्वल। प्रॉपर वे से बनाओ अच्छे से डायग्राम, ठीक है। और डिस्टेंस इक्वल इसका मतलब परपेंडिकुलर की बात कर रहा है, ठीक है। और नाउ स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो देखो सबसे पहले डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, कॉमा ओक्यू इज परपेंडिकुलर टू सी डी। तो ये सबसे पहले लिख देना, क्योंकि ओपी और ओक्यू डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इक्वल डिस्टेंट, तो इसका मतलब डिस्टेंस लिखा है मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट चलो मैं ज्वाइन करता हूं बाकी सब चीजों को, ओबी, ओए, ओबी, ओसी, ओडी, ठीक है। तो हमें एक चीज पता है कि अगर कोई भी सेंटर से, सर्कल के सेंटर से अगर किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बनाओगे तो बाइसेक्ट करेगा, वो हमने थ्योरम पढ़ा था। ऑल्सो इसमें लिख देते हैं एपी इज इक्वल टू पीबी, ठीक है। तो अगर एपी और पीबी ये इक्वल लेंथ के हैं, तो एबी ये पूरे लेंथ का जो होगा वो एपी और पीबी दोनों हाफ ऑफ एबी हो जाएंगे, ठीक है। एबी का जो पूरा का लेंथ जो होगा उसका एग्जैक्टली हाफ हो जाएगा। एपी और पीबी दोनों इक्वल लेंथ के, तो एबी का हाफ हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली सी क्यू इज इक्वल टू क्यू डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, ठीक है। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर bisects the chord, bisects a chord। कोई भी सेंटर से अगर परपेंडिकुलर बनाते हो तो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, तो उसी का मैंने यूज किया, ठीक है। अब चलो दो ट्रायंगल्स लेते हैं। कौन कौन से ट्रायंगल है, तो इन ट्रायंगल मैं लेने वाला भी ट्रायंगल OPB।
तो ये ट्रायंगल, देखो मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे ओपी और ओक्यू प्रूफ करना है। तो ऐसे ट्रायंगल्स लूंगा जिसमें ओपी और ओक्यू है। तो देखो ओपी बी ले लो फिर ओपी ए ले लो, तुम्हारी इच्छा। मैं ओपी बी ले रहा हूं एंड ट्रायंगल दूसरे यहां पे देखो ओ क्यू डी लो या ओ क्यू सी लो, क्योंकि मुझे ओ क्यू चाहिए, ओ क्यू सी ले लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट कंडीशन, दोनों में एक एंगल तो 90 डिग्री है। फर्स्ट एंगल कौन सा, ओ पी बी इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू सी, ईच 90 डिग्री, दोनों एंगल 90 डिग्री है। नेक्स्ट, अगर दोनों 90 डिग्री है और क्या क्या चीज सेम है, तो ओबी इज इक्वल टू ओसी, ये ओबी और ओसी क्यों इक्वल है, क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल है, रेडियस ऑफ द सर्कल, और रेडियस तो हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा ना सर्कल का, एक पर्टिकुलर सर्कल का, तो ओबी और ओसी इक्वल है। फिर उसके बाद थर्ड कंडीशन, अब देखो ये जो पीबी की जो लेंथ निकाली थी पीबी, ये एक्चुअल में पीबी जो है वो क्यूसी के बराबर रहेगा। सोचो क्यों, बिकॉज AB इज इक्वल टू CD, तो हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD, और अगर हाफ ऑफ AB और हाफ ऑफ CD इक्वल है तो हाफ ऑफ AB को क्या लिख सकते हो, हाफ ऑफ AB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, PB, एंड हाफ ऑफ CD को क्या लिख सकते हैं, QC या CQ। देख सकते हो हमने यहां पे भी AB इक्वल बोल दिया। कैसे इक्वल बोला, क्योंकि ये और ये AB और CD का लेंथ इक्वल है, तो ये जो चार AP, PB, CQ, QD, ये चारों के लेंथ क्या होने वाले हैं, इक्वल। तो इसलिए मैंने PB और QC को बोल दिया इक्वल। तो देखो तीन कंडीशन हो गए, कौन कौन से, देखो ये हो गया अपना साइड, ये हो गया एंगल, सॉरी ये साइड नहीं हुआ, ये हो गया साइड, ये हो गया साइड, और ये हो गया एंगल। तो देख सकते हो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो राइट एंगल ट्रायंगल, और यहाँ पे ये साइड है और ये हाइपोटेन्यूस है, तो देयरफॉर ट्रायंगल ओपीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब देखो ओपी, पहले ओबी की बात करते हैं, तो ओबी तो ओसी लिख दो यहाँ पे, पीबी इज इक्वल टू सी क्यू या फिर क्यूसी लिख दो, देखो पीबी इज इक्वल टू क्यूसी, एंड सब कुछ हो गया। देखो एक बार ओबी ओसी हो गया, पीबी क्यूसी हो गया, ओपीबी तो पी और क्यू हो गया, सही है। तो हम लोग बाय कौन से रूल से बोलेंगे, बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल। और एक बार ये हमने रूल प्रूफ, मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट को ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो अपना काम ही हो गया। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर इसका फर्स्ट और सेकंड लो, इसका भी फर्स्ट और सेकंड लो, देयरफॉर ओपी इज इक्वल टू ओक्यू बाय सीपीसीटी। ठीक है, तो सीपीसीटी से हम लोग बोल सकते हैं ओपी इज इक्वल टू ओक्यू। इसका मतलब दोनों जो कॉर्ड्स है, दोनों कॉर्ड्स का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल। तो इसीलिए जब दो इक्वल कॉर्ड्स होते हैं तो उनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल रहता है। लिख लो इसको। अब एक और चीज, और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स का मतलब क्या, देखो यहां पे एक सर्कल के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर कई बार क्या होता है, दो सर्कल्स जो कॉन्ग्रुएंट हो। अब दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट मतलब एग्जैक्टली सेम टू सेम, तो दो सर्कल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उन दोनों का रेडियस जो होगा वो क्या रहने वाला है, सेम। अब उन दो सर्कल्स में कोई भी दो रैंडम कॉर्ड ले लो, एक यहां पे कॉर्ड ले लो और एक यहां पे कॉर्ड ले लो, जिनका लेंथ क्या है, इक्वल। जैसे कि यहां पे ए बी और यहां पे सी डी। ध्यान देना दोनों जो सर्कल्स है वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में कॉर्ड की लेंथ भी क्या है, इक्वल। ठीक है, ए बी और सी डी इक्वल है, सेम कंडीशन, ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये ओ है, ये पी ओ है, इसको ओ डैश तो बोल सकते हो, ये पी और यहाँ पे क्यू। तो दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में आप देखो, वापिस से दो ट्रायंगल्स लोगे, दोनों की कॉर्ड की लेंथ दोनों की इक्वल है, तो पीबी और क्यूडी की लेंथ इक्वल रहेगी। और ट्रायंगल अगर लोगे तो ये परपेंडिकुलर, इसमें क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल्स वापस से कॉन्ग्रुएंट। और अगर कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं इसका मतलब ओपी और ओक्यू इसमें भी क्या रहेगा, सेम। तो इसीलिए अगर दो सर्कल्स एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है, तो उनके भी अगर दो कॉर्ड्स इक्वल है, मतलब इसके कॉर्ड और इसका कॉर्ड, दो अलग अलग सर्कल्स के दो कॉर्ड इक्वल लेंथ के हैं, ठीक है, दोनों सर्कल्स भी कॉन्ग्रुएंट है, तो वो दोनों जो कॉर्ड्स है उन दोनों का करस्पॉन्डिंग सेंटर से जो डिस्टेंस रहेगा वो भी क्या रहेगा, इक्वल। और इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द, देखो और सेंटर्स लिखा है, सेंटर्स क्यों, क्योंकि दो सेंटर है ना, यहाँ पे तो एक ही सेंटर था, यहाँ पे दो सेंटर है। तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में अगर इक्वल कॉर्ड्स होते तो उनका भी सेंटर से डिस्टेंस इक्वल। सिमिलरली थ्योरम 2 है, थ्योरम 2 इसका एग्जैक्टली कॉन्वर्स है कि इक्वल कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट है, तो इसका मतलब कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट जो होंगे सेंटर से वो इक्वल लेंथ के होंगे। इसके लिए मैं कुछ प्रूफ बता नहीं रहा हूं, तुम लोग खुद भी प्रैक्टिस करके एक बार देख सकते हो इसे, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट कोई चीज नहीं है।
चलो अभी एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, और दो तीन, मतलब ये पहला एग्जाम्पल है और मैं दो तीन एग्जाम्पल लेके खत्म करने वाला हूं। तो देखो पहला एग्जाम्पल, पहले तो ये वर्ड प्रॉब्लम दिया है, बहुत ही अच्छा वर्ड प्रॉब्लम है। देखो इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स, तो डायग्राम बनाओ, एक सर्कल है जिसमें दो कॉर्ड्स हैं और दोनों कॉर्ड्स क्या हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ मान लो, दो कॉर्ड्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अज्यूम करो, तुम जैसे डायग्राम बनाना है वैसे बनाओ, ठीक है। मैं मान लेता हूं चलो कॉर्ड ए बी है एंड यहाँ पे कॉर्ड सी डी है, और दोनों कॉर्ड्स क्या है, इंटरसेक्टिंग है सर्कल के। मेक इक्वल एंगल्स, अब देखना, मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो डायमीटर क्या होता है, तो डायमीटर होता है सेंटर, ठीक है, सेंटर से जो लाइन पास कर रही है। ऐसा कॉर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होता है सर्कल का वो डायमीटर होता है। तो ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से पास कर रही है, सेंटर मान लेते चलो ओ है, पासिंग थ्रू द डायमीटर पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये जो दोनों कॉर्ड्स है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चलो पी मान लेता हूं। तो ऐसा डायमीटर बनाओ जो कि अब सेंटर से पास हो रहा है और इस पॉइंट से भी पास हो रहा है। तो वो जो डायमीटर बनेगा यहां पे ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो ओपी जो लाइन बन रही है ये पूरा का पूरा क्या है, डायमीटर है। तुम चाहे तो इसको बोल सकते हो ई और यहाँ पे एफ, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स, तो दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स है ए बी एंड सी डी, मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये जो डायमीटर है ई एफ, ठीक है, ए बी और सी डी क्या है, कॉर्ड्स है, दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स है। ई एफ क्या है, डायमीटर है, ठीक है। तो वो बोल रहा है ये जो दो कॉर्ड्स हैं वो डायमीटर के साथ, जो इस पॉइंट से पास कर रहा है डायमीटर, उसके साथ इक्वल एंगल्स बना रहे हैं। यानी गिवन में क्या है हमारे पास, एंगल्स इक्वल है। तो यानी ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, यानी एंगल कौन सा बोलोगे, एपीओ इज इक्वल टू एंगल सीपीओ। तो ये एंगल हमें इक्वल दिया है। देन प्रूव दैट, तो टू प्रूव करना है हमें, प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल, यानी हमें प्रूव करना है कॉर्ड्स दोनों के लेंथ जो है ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो पहली बार में जो देखता है वो बहुत डिफिकल्ट समझता है इस क्वेश्चन को, लेकिन बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे कुछ इस डायग्राम में। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, तो हम लोग बनाएंगे सेंटर से परपेंडिकुलर, ड्रॉ ओ, ई हो गया, एफ हो गया, ओ जी एंड ओ एच, यहां पे लिख देता हूं, ड्रॉ ओ जी एंड ओ एच परपेंडिकुलर। बेसिकली मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही बना रहा हूं कि ओ जी, तो ओ ए बी लाइन पे परपेंडिकुलर बनाओ ऐसा, ठीक है। इसको डॉटेड रखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है सच। ऐसे ओ जी एक परपेंडिकुलर बना, सिमिलरली सीडी पे भी एक परपेंडिकुलर बना ऐसा, ठीक है, और उसको बोल दो ओ एच। तो ओ जी और ओ एच जो है वो परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं नाउ ए जी इज इक्वल टू जी बी, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो ए बी का आधा हो जाएगा, ये जो ए जी है ये जी बी है, दोनों एग्जैक्टली देखो परपेंडिकुलर, सेंटर से अगर परपेंडिकुलर बनाओगे कॉर्ड पे तो बाइसेक्ट करेगा। एंड सिमिलरली सी एच इज इक्वल टू एच डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। तो ये जो सी एच है एंड ये जो एच डी है वो दोनों क्या रहेंगे, इक्वल लेंथ के रहेंगे, और वो पूरे का हाफ हो जाएगा। वही मैंने यहाँ पे यही कंडीशन यूज की जो मैंने यहाँ पे यूज की थी, क्या, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स अ कॉर्ड। तो अगर सेंटर से परपेंडिकुलर बनाओगे किसी कॉर्ड पे तो बाइसेक्ट करने वाला है। तो देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स हम लोग ले रहे हैं, तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, तो देखो हमारे पास ट्रायंगल एक बन रहा है ओ जी पी एंड ट्रायंगल ओ एच पी। तो ये दो ट्रायंगल्स में ध्यान से देखो ओ एच पी है, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल्स में कुछ कुछ चीजें सेम है। क्या क्या सेम है, तो देखो सबसे पहला कंडीशन, फर्स्ट एंगल ओ जी पी, एंगल ओ जी पी इज इक्वल टू एंगल ओ एच पी, बिकॉज ईच 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री एंगल है। फिर उसके बाद सेकेंड कंडीशन, और भी हमें क्वेश्चन में डेटा गिवन था, एपीओ। तो एपीओ मतलब ये वाला एंगल, यानी इस डायग्राम में देख के क्या बोलोगे, एंगल जीपीओ इज इक्वल टू एंगल, दूसरा एंगल कौन सा है, जीपीओ हो गया, एंगल ओपीएच, देखो या फिर एचपीओ। ये क्या हो गया, ये तो गिवन में है, ठीक है, कि मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर, ये तो क्वेश्चन में गिवन था। फर्दर थर्ड एक और कंडीशन, अब देखो दो एंगल्स हो गए तो एक बचा साइड ही तो होना चाहिए ना। तो साइड देखो दोनों ट्रायंगल में कोई साइड सेम है क्या,
ओपी, ओपी इज इक्वल टू ओपी विच इज द कॉमन साइड। अब सोचो यहां पे जो बन रहा है देखो ये एंगल और साइड, तो ए एस है। अब सोचो अगर ये दो एंगल्स इक्वल है तो बाय डिफॉल्ट ये भी एंगल सेम ही रहेगा। तो तुम यहाँ पे कंडीशन लिख सकते हो, देयरफॉर ट्रायंगल ओजीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, यहाँ पे अगर लिखोगे प्रॉपर वे से तो ओपी और ओपी, ठीक है, जी और एच करस्पॉन्डिंग है और पी और पी तो सही है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हो बाय एएस कॉन्ग्रुएंसी रूल। देखना यहाँ पे मैंने एएस नहीं लिखा है, एएस लिखा है, क्योंकि देखो एंगल साइड, मैंने कहा था जब एएस है कॉन्ग्रुएंसी रूल में कि अगर एएस है तो तुम एएस भी बोल सकते हो, क्योंकि अगर दो ट्रायंगल्स के इक्वल है तो तीसरा भी क्या रहेगा, तीसरा एंगल भी इक्वल ही रहने वाला है। सोचो ना, अगर ये 90 है और ये सपोज 30 है तो ये क्या रहेगा 60, सिमिलरली ये 90 है, ये 30 है, ये क्या रहेगा 60। तो तुम एएस रूल को भी बोल सकते हो वैलिड है, एएस से भी वैलिड है, लेकिन एएसएस नहीं है एंड सिमिलरली एसएसए नहीं है, ठीक है, एसएएस ही बस वैलिड रहता है, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। अब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड लो, देयरफॉर OG इज इक्वल टू OH, और अगर OG और OH इक्वल है तो इसका मतलब देखो दोनों कॉर्ड्स का सेंटर से डिस्टेंस, कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, कॉर्ड्स तो लिख दो AB कॉमा CD आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर O। तो अभी कोई कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट है अगर सेंटर से, तो इसका मतलब वो दोनों कॉर्ड्स इंप्लाइज बाय अबाउ थ्योरम, मैं ऐसे एग्जाम में मत लिखना बट तुम लोग अबाउ थ्योरम, तुम लोग थ्योरम को अच्छे से मेंशन करते हुए लिखना, यहां पे ऐसे लिखना बट कि कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, बाय अबाउ थ्योरम वी कैन से दैट बोथ द कॉर्ड्स आर इक्वल इन लेंथ, दैट इज AB इज इक्वल टू CD, और वही तो हमें प्रूव करना था। लिख लो इसको अच्छे से, एग्जांपल नंबर 1, और भी मुझे 2 एग्जांपल्स कराने आज के लिए, फिर अपना ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। पहले इतना नोटबुक में अच्छे से लिखो। चलो आगे बढ़ते हैं, मैंने लास्ट के आज के 2 क्वेश्चन भी लिखे हैं तो उनको भी फटाफट खत्म करते हैं। तो देखो दोनों फिगर्स में, दोनों क्वेश्चन में डायग्राम दिया है, तो देखना डायग्राम के हिसाब से करना है। इन द फॉलोइंग फिगर AB एंड CD आर इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है, AB और CD इक्वल कॉर्ड्स हैं विद सेंटर O है, तो गिवन में जो भी चीज है वो सब लिखते चलो। AB इज इक्वल टू CD का लेंथ इक्वल है, इक्वल कॉर्ड्स है, सेंटर O है, कट एट राइट एंगल्स एट E, इसका मतलब एंगल AEC इज इक्वल टू 90 डिग्री, इनफैक्ट ये सारे एंगल्स क्या रहेंगे 90, ठीक है। फिर इसके क्या बोल रहा है, इफ M एंड N आर मिड पॉइंट्स, तो M और N जो है मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड CD है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग एक और कंडीशन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, तुम चाहिए तो इसको ऊपर ही लिख दो, जगह बचाते हैं थोड़ी सी, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में देखो, अभी देखो M और N मिड पॉइंट है AB का, तो M अगर AB का मिड पॉइंट है तो हम लोग लिख सकते हैं AM इज इक्वल टू MB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट है, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, क्वेश्चन में दिया है मिड पॉइंट ऑफ AB। सिमिलरली N इज मिड पॉइंट ऑफ CD, तो हम लोग लिख सकते हैं CN इज इक्वल टू ND इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। सेम यहाँ पे वही लिख देना तुम लोग अपने ओन वर्ड्स में, N इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। फिर उसके बाद क्या दिया है, देन प्रूव दैट OMEN ये जो है इज अ स्क्वायर। तो चलो हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन लगाते हैं इसमें, तो तुम्हें प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूव, अब सोचो स्क्वायर प्रूव करने के लिए, OMEN स्क्वायर प्रूव करने के लिए तुम्हें क्या प्रूव करना पड़ेगा, ये तो 90 डिग्री है ही, ठीक है, तो तुम्हें बाकी जो साइड्स है उसे इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, सबके साइड्स और उनके बीच का जो एंगल है वो इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, मतलब तुम्हें देखो यहाँ पे OM और ON ये लेंथ इक्वल प्रूव करो और इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री प्रूव करो। तो करने के बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीका मैं तुम लोगों को बता देता हूं कि 2 ट्रायंगल मान लो सबसे पहले, ठीक है। तो 2 ट्रायंगल कौन कौन से मैंने ज्वाइन कर दिया, O और E को, तो ज्वाइन OE। तो अब देखेंगे इन ट्रायंगल, थोड़ा लाइट कम है, थोड़ा सा देखना इसमें, इन ट्रायंगल, तो ज्वाइन OE, मैंने OE को ज्वाइन कर दिया, तो इन ट्रायंगल OME एंड ट्रायंगल ONE, तो ये दोनों ट्रायंगल देखो OME ONE, तो OME और ONE जो ट्रायंगल्स है उसमें अगर देखोगे ध्यान से, तो पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या बोल सकते हैं कि OM इज इक्वल टू ON सबसे पहले, क्यों, बिकॉज AB इज इक्वल टू CD, AB और CD दो इक्वल कॉर्ड्स है और इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, तो यहाँ पे लिख देना इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर।
तो ये पहली कंडीशन हो गई। फिर उसके बाद कोई एंगल देखो तो ये 90 डिग्री रहेगा। क्यों 90 डिग्री रहेगा ये सोचो एक बार, क्योंकि देखो यहां पे लिख देता हूं सेकंड कंडीशन, एंगल ओ एम ई इज इक्वल टू एंगल ओ एन ई ईच 90। ईच 90 क्यों रहेगा सोचो, क्योंकि एम जो है वो मिड पॉइंट है। अब किसी कॉर्ड का जो मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है, सेंटर से जब लाइन बनाएंगे तो वो बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो वो लिखना है तो लिख सकते हो, हमने थ्योरम पहले भी किया है। मिड पॉइंट, द लाइन जॉइनिंग द सेंटर एंड द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ठीक है, तो ईच 90 डिग्री है, तो ये भी 90, ये भी 90। ठीक है, तो अब देखो थर्ड कंडीशन देखोगे तो OE जो है वो दोनों में कॉमन साइड है। OE इज इक्वल टू OE इज द कॉमन साइड, राइट। तो ये दोनों हो गया कॉमन साइड। अब अगर कॉमन साइड हमारे पास है ये, तो इसका मतलब तुम यहाँ पे देखो दोनों ट्राइंगल, देखो 3 कंडीशन हो गए, साइड, एंगल, साइड। ठीक है, तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो चित्र, वैसे तो राइट एंगल ट्राइंगल है इसलिए ये लिख सकते हो बाय RHS। देखो राइट एंगल, साइड और हाइपोटेन्यूज, तो देयरफॉर ट्राइंगल OME इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल O। अब देखो यहाँ पे OM है, तो OM है तो यहाँ पे ON आना चाहिए, M के करस्पॉन्डिंग N आना चाहिए एंगल में, OE है तो यहाँ पे भी OE आना चाहिए बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो इसका मतलब हमने ये प्रूव कर लिया कि चलो यहाँ पे अगर ये सब इक्वल है तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं इंप्लाइज ME इज इक्वल टू NE। ठीक है, तो ME और NE ये जो लेंथ है वो भी क्या हो गया, इक्वल। ठीक है, ME इज इक्वल टू NE। फर्दर और भी बोल सकते हो क्या तुम लोग, तो एक और चीज बोल सकते हो, एंड एंगल, कौन सा एंगल, तो एंगल MOE, देखो सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, MOE इज इक्वल टू एंगल NOE। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए। अब सोचो अगर ये एंगल इक्वल है, सिमिलरली और एक बोल सकते हैं हम लोग एंगल MEO। देखो ध्यान से, सब कुछ मैं CPCT से बोल रहा हूं, सब कुछ MEO, NEO, एंगल NEO, ये सब मैंने कैसे बोला, जो भी मैंने अभी तक चीजें बोली हैं वो सब CPCT के थ्रू बोला है। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके सब एंगल्स भी क्या रहेंगे, सेम। लेकिन एंगल MEO और एंगल NEO ये दोनों का एंगल्स का सम कितना दिया था, 90 डिग्री। देखो एंगल AEC is equal to 90 degree and angle MEO, therefore implies angle NEO is equal to कितना हो जाएगा, ये इक्वल है तो ये 45 हो जाएगा। और अगर ये 45 हो रहा है तो ये भी क्या रहेगा, सोचो ये चीज। अब ये 45 है, ये 90 है, तो इस ट्रायंगल में जो बचा वाला एंगल क्या रहेगा, इंप्लाइज एंगल MOE इज इक्वल टू एंगल NOE। ये जो एंगल है MOE और NOE ये भी क्या रहेगा, 45। ये मैंने 45 कैसे बोला, क्योंकि देखो एक कोई भी एक ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी, ये 90 ये 45, तो ये भी क्या रहेगा 45। तो अब देखो देयरफॉर एंगल MON, तो MON एंगल कितना हो जाएगा, 45 प्लस 45 विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। हेंस देख सकते हो जो OMEN है उसमें चारों एंगल्स, नाउ OMEN is a square because all 4 angles are 90 degree, and अगर all 4 angles 90 degree है, further at 2 adjacent sides are equal, और अगर 2 adjacent are equal है तो इसका मतलब बोल सकते हो यहाँ पे कंडीशन इस तरीके से OMEN is a square। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर O is the center of a circle। ठीक है, AB एंड AC दो कॉर्ड्स है, और यहाँ पे गिवन में कंडीशंस क्या क्या वो सब लिखते जाओ। AB इज इक्वल टू AC, सबसे पहली कंडीशन। OP इज परपेंडिकुलर, ये जो OP है वो AB के परपेंडिकुलर है, एंड OQ भी AC के परपेंडिकुलर है। तो ये सब लिखते चलो, OP इज परपेंडिकुलर टू AB, जो भी दिया है वही सभी लिख रहा हूं मैं, कुछ अलग नहीं कर रहा हूं। OQ इज परपेंडिकुलर टू AC, तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव PB इज इक्वल टू QC, यानी मुझे ये जो लेंथ है ये PB एंड ये जो QC लेंथ है वो मुझे प्रूव करना है। तो देखो इसको प्रूव करने के लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सा है। तो देखो दो कॉर्ड्स इक्वल है तो हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट पहले तो OM इज इक्वल टू ON। ठीक है, इक्वल कॉर्ड जो भी है लिख देना अच्छे से, इक्वल कॉर्ड सबटेंड, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो ये देखो सेंटर से इन दोनों कॉर्ड का लेंथ जो रहेगा वो क्या रहेगा, इक्वल, जस्ट बिकॉज दे आर इक्वल कॉर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना पूरा अच्छे सेंटेंस, OM इज इक्वल टू ON। फर्दर अगर मैं
ओपी और ओक्यू की भी बात करूं, सोचो ओपी और ओक्यू, ये ओपी और ये ओक्यू, इनकी अगर बात करूं तो ये भी तो इक्वल रहेंगे बिकॉज दे आर द रेडियस ऑफ द सर्कल, क्योंकि अपना ओ जो है वो सेंटर है, तो ओपी और ओक्यू रेडियस होंगे तो इक्वल ही रहेंगे। तो अब सोचो अगर मैं क्यू एन की बात करूं तो क्यू एन क्या रहेगा, क्यू एन, या फिर चलो क्यू एन छोड़ो, पहले अपन पी एम की बात करते हैं। तो पी एम ये जो लेंथ है, तो पी एम क्या रहेगा, ओपी में से ये ओ एम माइनस कर दो, ठीक है, ओपी में से ओ एम माइनस कर दो, लेकिन ओपी तो ओक्यू के बराबर है, ठीक है, ओपी तो ओक्यू के बराबर है, और ओ एम किसके बराबर है, ओ एन के बराबर है। तो सोचो OQ माइनस ओ एन, तो OQ में से अगर मैं ओ एन सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा क्यू एन। तो पी एम इज इक्वल टू क्यू एन, ये मैंने यहाँ पे बिकॉज करके यहाँ पे लिख देना, बिकॉज ओपी इज इक्वल टू OQ एंड ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, जो अभी ऊपर में कंडीशन लिखी उसी का यूज करके। तो मैंने ये क्यों निकाला, अब सोचो मुझे क्या करना है, पीबी और क्यूसी यानी ये एंड ये मुझे इक्वल प्रूव करने हैं। तो मैंने ये क्यों निकाला, क्योंकि मुझे अभी देखो दो ट्रायंगल कंसिडर करने हैं, ट्रायंगल क्यू पी एन बी या फिर पीबीएन और ट्रायंगल सी क्यू एन, तो ये दोनों ट्रायंगल्स मुझे कंसिडर करने हैं। तो इन ट्रायंगल कौन सा लेंगे, बीपीएम लेते हो एंड ट्रायंगल बीपी हो गया, तो सी क्यू एन, ये दोनों ट्रायंगल में ले लेते हैं। अब ये दोनों ट्रायंगल में क्या क्या पता है वो सब लिखते जाओ। अब सोचो ये तो लाइन स्ट्रेट लाइन है, तो ये 90 और ये भी 90, मैंने अभी भी डायग्राम में बनाया, ये 90 है तो ये भी 90 रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले एंगल कौन सा एंगल, बी एम पी इज इक्वल टू एंगल सी एन क्यू, यहां पे लिख देना ब्रैकेट में ईच 90 डिग्री, तो मतलब आरएचएस का कुछ यूज हो सकता है। फर्दर और क्या दे सकते हैं इसके बारे में, क्या क्या चीजें बोल सकते हैं, और एक और चीज दोनों में कोई और एंगल इक्वल है क्या, देखो कोई चीज एंगल या फिर कोई प्रॉपर्टी कोई चीज दिख रही है क्या। फर्दर हमने यहाँ पे एक और कंडीशन देखी, पी एम इज इक्वल टू क्यू एन, देख सकते हो ये जो पीएम का लेंथ है और ये जो क्यूएन का लेंथ है, क्या बोल दिया हमने, इक्वल। अब एक और चीज थर्ड कंडीशन में ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं। थर्ड कंडीशन, ये जो बीएम का जो लेंथ है बीएम, ये रहेगा इक्वल टू सीएन के बराबर। इसको मुझे ऊपर ही लिखना चाहिए था, लेकिन तुम बिकॉज में भी लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि देखो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है, इंप्लाइज हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, दोनों से हाफ से मल्टीप्लाई करो, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। देखो दोनों कॉर्ड्स इक्वल लेंथ के हैं, तो अब देखो ये जो परपेंडिकुलर है ये इसको बाइसेक्ट करेगा, ठीक है, इसको हटा दो ऐसे कुछ, या फिर दो लाइन मारो तो इसमें क्या टेंशन है। तो देखो ये जो ए बी और सी डी दोनों कॉर्ड्स इक्वल लेंथ के हैं, तो ओ एम और ओ एन जो है इसको बाइसेक्ट करेगा, एंड अगर बाइसेक्ट करेगा तो हाफ ऑफ ए बी को क्या लिख सकते हो, ये ए बी का अगर आधा करोगे तो वो बी एम हो जाएगा, ठीक है, एंड अगर CD का आधा करोगे, सॉरी BM नहीं, AB का अगर आधा करोगे तो बिल्कुल सही लिखा था, BM हो जाएगा। एंड अगर CD नहीं लिखना चाहिए था मुझे, यहाँ पे AC कॉर्ड है, AB और AC कॉर्ड दिया ना, हाँ, AC कॉर्ड को भी आधा करोगे तो देखो हाफ हाफ कौन सा वाला ले लो, CN ले लो, तो ये बन जाएगा CN, खत्म, BM इज इक्वल टू CN। बस देखो अब ये जो दो ट्राइंगल्स है वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ट्राइंगल BPN इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, अब देखते हैं बीपी, तो m करस्पॉन्डिंग टू n है तो लास्ट में n लिख देना, m यहाँ पे n करस्पॉन्डिंग कर रहा है। pm, तो pm इज इक्वल टू qn, तो यहाँ पे pm देखो qn, और bm, तो bm इज इक्वल टू cn, तो bm इज इक्वल टू cn, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय, देखो 90 डिग्री है, साइड है और हाइपोटेन्यूज है, ऐसे करके बोल सकते हो तुम लोग, तो बाय आरएचएस, या फिर तुम ये भी बोल सकते हो इस केस में एंगल साइड एंगल, क्योंकि यहाँ पे आरएचएस में हाइपोटेन्यूज तो हमें प्रूव करना है ना। देखो यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज है राइट एंगल के लिए, सिमिलरली ये राइट एंगल के लिए हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज इक्वल नहीं दिया है, दो साइड और राइट एंगल इक्वल दिया है, तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि साइड एंगल साइड, तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, तो तुमने बोल दिया दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, अब बस उसका काम यूज करो, बाय CPCT, देयरफॉर बाय CPCT वी कैन से दैट, हमें क्या चाहिए देखो PB, तो यहाँ पे BP ले लेते हैं फर्स्ट और सेकंड, और यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड, BP इज इक्वल टू CQ, या फिर उसके हिसाब से जो देना है वो दे दो, PB इज इक्वल टू QC, हेंस प्रूव, यानी ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है वो भी क्या रहेंगे, इक्वल। लिख लो इसको अच्छे से, यहीं पे खत्म करते हैं। होमवर्क के लिए मैंने एक्सरसाइज 10.2 और एक्सरसाइज 10.3 अटैच किया है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो, और प्रैक्टिस के लिए जिनका एनसीईआरटी का हो गया काम तो वो सब वो कर सकते हैं, अदरवाइज जिनका एनसीईआरटी नहीं हुआ है तो वो पहले एक्सरसाइज 10.2 और 10.3 एनसीईआरटी का अटेम्प्ट करें।
चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, एंजॉय।